ओके, सो लेट्स बिगिन। अब जो नहीं आया उसका अपना लॉस है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। चले, बैंक रिकंसिलिएशन हमारे पास। उस्मान, कैन यू म्यूट योर माइक प्लीज? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वहाज, आई वांट यू टू म्यूट योर माइक प्लीज। यस मिस। अपना अपना माइक म्यूट कर लें मुझे। ओके। अच्छा, जिसका भी कोई क्वेश्चन होगा, आई हैव नो इश्यूज, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक है? वो बैकग्राउंड नॉइस की वजह से रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट कर रही हूँ कि अभी आप फिलहाल म्यूट पे रखें। नाउ लेट्स बिगिन। हमने डिस्कस किया है कि बैंक रिकंसिलिएशन या बैंक स्टेटमेंट क्या होती है जो बैंक प्रिपेयर कर रहा है, राइट? टीचर स्टार्ट से करवा रही है नहीं? हाँ हाँ, चैप्टर 11 स्टार्ट करें। चैप्टर 11 स्टार्ट करें। ओके। बैंक स्टेटमेंट हमें बैंक से रिसीव होती है, मतलब बैंक इज गोइंग टू प्रिपेयर द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में मेंशन होता है कि हमारे डिपॉजिट्स कितने हैं, हमारा विड्रॉल कितना है, और हमारी बैलेंस एट द एंड कितना है, ठीक है? डिपॉजिट्स, विड्रॉल और बैलेंस। अब ये हमारी बैंक स्टेटमेंट में बैलेंसेस शो हो रहे होंगे। बिजनेस या कस्टमर अपने पास एक प्रिपेयर करता है कैश बुक, जिसमें वो रिकॉर्ड करेंगे। बिजनेस अपने पास प्रिपेयर करेगा कैश बुक, जिसमें वो रिकॉर्ड करेगा कि क्या उसकी रिसिप्ट्स हैं, कितनी पेमेंट रिसीव हो रही है, या कितनी पेमेंट्स रिसीव हुई हैं और कितनी पेमेंट्स हमने की हैं। तो कैश बुक जो है वो बिजनेस प्रिपेयर करता है, बैंक स्टेटमेंट बैंक प्रिपेयर करके हमें भेजते हैं, सेंड करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंक रिकंसिलिएशन। अगर मेरी कैश बुक का बैलेंस 25,000 है फॉर एग्जाम्पल, तो ये बैलेंस मेरा बैंक स्टेटमेंट में भी शो होना चाहिए, राइट? अब यहाँ पर ऐसा नहीं होता, हमारे पास कुछ डिफरेंसेस की वजह से ये दोनों बैलेंसेस मैच नहीं हो रहे होते। अब वहाँ रीजंस क्या हो सकते हैं कि कोई एरर हो गया है, ठीक है, या बहुत सारे कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस हो सकते हैं। हमें इस चैप्टर में अब तक हमने जितना भी बैंकिंग साइकिल पूरी पढ़ी है, मतलब BACS बैंकिंग ऑटोमेटिक क्लियरिंग सिस्टम पढ़ लिया है, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप पूरी ये साइकिल चलती किस तरह है, चेक्स क्या होते हैं, रेमिटेंस एडवाइस क्या होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स हमने पढ़े थे। अब ये जो चैप्टर लास्ट चैप्टर है, ये ओवरऑल सबकी समरी है कि हमारे पास ये जो हमें नॉलेज होनी चाहिए बैंक स्टेटमेंट के बारे में या बैंकिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है, यहाँ पर ये नॉलेज हमारी काम आएगी। हम क्या कर रहे होंगे, रिकंसिलिएशन का मतलब होता है कि हम बैंक बैलेंस को, हमारी बुक्स में जो बैंक बैलेंस रिकॉर्डेड है, अगर मेरी बुक्स में $25,000 मेरे पास रखे हैं अकाउंट में, तो मेरी बैंक स्टेटमेंट जब मुझे रिसीव हो उसमें भी सेम बैलेंस मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। बट ऐसा नहीं होता, उसके कुछ डिफरेंसेस, उसके कुछ रीजंस होते हैं। वो रीजंस क्या होते हैं? ये 3 मेजर रीजंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला क्या है? एरर्स। एरर इन कैलकुलेशन और रिकॉर्डिंग इनकम एंड पेमेंट्स। एरर बैंक की साइड से भी हो सकता है और एरर हमारी कैश बुक में भी हो सकता है। सो फर्स्ट डिफरेंस क्या है? एरर। सेकंड, बैंक चार्जेस और बैंक इंटरेस्ट। आपको पता है कि बैंक जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके कुछ ना कुछ चार्जेस लेता है, या ओवरड्राफ्ट जब हम लेते हैं, लोन जब हम लेते हैं, लोन पे सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं। तो हो सकता है कि बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किए हों और हमें ना पता हो कि हमारे अकाउंट से बैलेंस बैंक के चार्जेस डिडक्ट हुए हैं, बैंक चार्जेस डिडक्ट हुए हैं, तो हमने अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया। सो इट कैन बी इन ईदर केस। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बैंक अपने पास से अमाउंट डिडक्ट कर लेगा और हमें इन्फॉर्म नहीं होगा, और हम अपने पास वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सही है? इन दोनों फर्स्ट पॉइंट्स को, फर्स्ट 2 पॉइंट्स को
खुद भी रीड करें और उसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछें मुझसे। सिंपली एरर बैंक की साइड पे भी हो सकता है और हमारी साइड पे भी एरर हो सकता है, हमारी कैश बुक में भी कोई एरर हो सकता है। सेकंड, कि अगर बैंक चार्जेस हैं, बैंक चार्जेस, बैंक ने अपने पास सर्विस के कुछ चार्जेस फॉर एग्जांपल 1000 जो हैं वो डिडक्ट कर लिए, 1000 रुपीज। हमें नहीं पता था जब तक हमें बैंक स्टेटमेंट रिसीव नहीं हुई, फिर हमें पता चला कि बैंक चार्जेस हमारे इस मंथ में इतने चार्जेस बैंक ने डिडक्ट किए हैं। ठीक है, तो ये कुछ दो हमारे पास रीजंस हो सकते हैं, डिफरेंसेस इन द वैल्यूज। थर्ड मेजर डिफरेंस है टाइमिंग डिफरेंस। चेक रिकॉर्डेड एज रिसीव्ड एंड पेड इन बट नॉट येट क्लियर्ड एंड एडेड टू योर अकाउंट बाय द बैंक। मतलब मुझे किसी कस्टमर ने चेक दिया, ठीक है, मैंने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया कि मेरे पास पैसे आ गए, लेकिन बैंक ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, ये टाइमलाइन है, 31 दिसंबर ईयर एंड है, ठीक है। 1 दिसंबर को मुझे किसी ने चेक पे किया है, या 30 नवंबर को आप कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 30 नवंबर को मुझे किसी ने चेक पे किया है और 1 दिसंबर को मुझे क्या हो गई है, बैंक स्टेटमेंट रिसीव हुई है। अब जब मुझे बैंक स्टेटमेंट रिसीव हुई, फॉर एग्जाम्पल अमाउंट 5000 थी, मेरी कैश बुक में बैलेंस शो हो रहा है 55,000 और बैंक स्टेटमेंट बैलेंस शो हो रहा है 50,000। तो यहाँ पर 5000 ऐड इसलिए नहीं हुए क्योंकि ये चेक अब तक क्लियरेंस में, जब तक ये चेक क्लियर नहीं होगा तब तक ये पेमेंट मेरे पास ऐड, मतलब 55,000 शो नहीं होगा। सही है, तो एक ये रीजन हो सकता है। इसी तरह अगर पेमेंट्स हमने की हो, मैंने अपने पास से 5000 माइनस कर दिए क्योंकि मैंने सप्लायर को पेमेंट की, लेकिन मेरे बैंक अकाउंट से वो पेमेंट डिडक्ट नहीं हुई है, तो वो भी क्या हो सकता है, वो भी रीजन हो सकता है कि हमारे पास बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक का बैलेंस सेम नहीं आ रहा। लेकिन ये दोनों जो एरर्स हैं, इनको हम टाइमिंग डिफरेंस कहते हैं, कि चेक क्लियरेंस में ना आने की वजह से हमारा बैंक अकाउंट में बैलेंस जो है वो शो नहीं हो रहा। इसकी हमेशा एडजस्टमेंट होगी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। ओके, नाउ इज दिस पॉइंट क्लियर? इफ दिस इज यस मैम। क्लियर, ओके, सबको क्लियर है ये बात? यस मैम। ठीक है, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा लाजमी। A bank reconciliation compares the balance of cash in the business records to the balance held by the bank. जो बैलेंस मेरे पास कैश बुक में बैलेंस होगा वही बैलेंस मेरे पास बैंक स्टेटमेंट में होना चाहिए। अब हमें किन चीजों का देखना है कि हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हमने भी सही वे में ट्रीट किया हो उसको, और बैंक ने भी उसी वे में ट्रीट किया हो। हम किसी को भी वो चेक ना दें जब हमारे पास अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स नहीं है। जब आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं तो इट्स बेटर कि तभी आप चेक इशू करें। बैंक स्टेटमेंट अगर आप लोगों ने देखी होगी, आई होप सो, अपने पेरेंट्स की बैंक स्टेटमेंट अगर आप देखें, फादर या मदर की, तो उसमें 4 कॉलम्स होते हैं। एक होता है कि बैलेंस आपका बिगनिंग ऑफ द मंथ कितना था, फिर दूसरा होता है कि आपने कितनी अमाउंट विड्रॉ करी या कितनी अमाउंट आपने बैंक में डिपॉजिट कराई, फिर होता है कि पेमेंट्स, और एट द एंड लिखा होता है कि बैलेंस आपका बैंक स्टेटमेंट में कितना है अभी। ये हमारा मंथली बेसिस पे यूजुअली हमें स्टेटमेंट इशू होती है, लेकिन अब हमारे पास मोबाइल एप्स में इजीली हम डेली बेसिस पे भी देख सकते हैं कि हमारी स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट क्या है। अब हमारे पास ये फैसिलिटी है, वरना यूजुअली हमारी बैंक स्टेटमेंट मंथली बेसिस पे हमें इशू होती है। अब these statements may be produced monthly, weekly, or even daily, depending on the volume of transactions going through the account. This can be asked in the exam. ठीक है, कि बैंक स्टेटमेंट इशू कब होती है, तो वो कभी भी हो सकती है, मंथली, वीकली या डेली बेसिस पे भी डिपेंड करता है कितनी ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हैं। सही है? इज दिस पॉइंट क्लियर?
यस चलो, मिस। ये हमारे बैंक स्टेटमेंट का टेम्पलेट शो किया हुआ है, ठीक है। डेट, डिटेल्स, विड्रॉल, डिपॉजिट्स और बैलेंस। दिस इज इररेलेवेंट, ये नहीं आता, लेकिन आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट में डेट मेंशन होगी, अकाउंट नंबर मेंशन होगा, फिर शीट नंबर मेंशन होगा, और की बैलेंस चेक नंबर्स, ये सारी चीजें हमारी बैंक स्टेटमेंट में मेंशन होती हैं। चलो, बैंक स्टेटमेंट ऑब्वियसली प्रिपेयर करने नहीं आती, दिस इज इररेलेवेंट। अब मेन इंपॉर्टेंट जो है इस चैप्टर में वो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना या बैलेंस कैलकुलेट करना। मैंने आपको बताया बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा, हम कैश बुक का बैलेंस देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास कैश बुक का बैलेंस और बैंक बैलेंस कितना है। कैश बुक में बैलेंस अगर 10,000 है, तो बैंक बैलेंस भी, बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस है वो भी 10,000 होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होगा बिकॉज ऑफ सम ऑफ द रीजंस, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो भी कैश बुक के बैलेंसेस हैं उसको ऐड अप करेंगे। अब मैं आपको स्पेसिफिकली बता देती हूँ एग्जामिन क्या होता है। देखें, items which appear on the bank statement but which have not been entered in the cash book। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो कैश बुक में होते हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं होते, ठीक है। यहाँ पर ये जो है तीन चीजें जो कि बैंक स्टेटमेंट में तो होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बैंक हमारे बिहाफ पे स्टैंडिंग ऑर्डर के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। अगर मुझे कोई इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आ रहा है तो डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में जा रहा है, तो वो मेरी बैंक स्टेटमेंट में तो मौजूद होगा, बट मेरी कैश बुक में मैं उसके वो प्रेजेंट होना, वो उसमें जो है डाउट है कि वो हो सकता है मेरी कैश बुक में हो या ना हो। बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट, मेरे बैंक से चार्जेस डिडक्ट हुए, बैंक स्टेटमेंट में मेंशन है बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। तो ये थ्री आइटम्स हैं जो कि हमेशा कैश बुक में करेक्ट होंगे, सही है। दिस विल बी आस्क्ड इन एमसीक्यूज, यू कैन नोट इट डाउन। ये वो आइटम्स हैं जो मेरी बैंक स्टेटमेंट में तो होंगे बट इट वोंट बी अवेलेबल इन द, or it won't be present in the cash book. Now, then we have these two most important। सिर्फ हमारे पास ये दोनों आप कह सकते हैं डिफरेंसेस होते ही इसलिए हैं क्योंकि बैंक में चेक क्लियर नहीं हुआ होता, चाहे वो पेमेंट हो चाहे वो रिसिप्ट हो। अब यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, सम चेक पेमेंट्स मेड बाय द बिजनेस एंड एंटर्ड इन द कैश बुक। मैंने अगर सप्लायर को पेमेंट करी है $15,000 की, तो ये जो $15,000 की पेमेंट मैंने करी है, ये मैंने अपने पास से सब्ट्रैक्ट कर ली, बट ये बैंक स्टेटमेंट में अपेयर नहीं हो रहा बिकॉज द चेक इज नॉट क्लियर्ड येट। तो वो चेक जो हमने पे किए अमाउंट किसी को और वो चेक क्लियरेंस में अब तक नहीं आया, उसको हम कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक, ठीक है। उसको आप अनप्रेजेंटेड चेक कहते हैं। हमने अपने पास रिकॉर्ड किया लेकिन बैंक स्टेटमेंट में से वो अमाउंट डिडक्ट, बैंक बैलेंस में से वो अमाउंट डिडक्ट नहीं हुई है, उसको हम कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। और हमें किसी ने हमने चेक रिसीव किया है, मैंने अपने पास फॉर एग्जांपल ऐड कर लिया कि कस्टमर ने मुझे 25,000 पे किए हैं, बट बैंक स्टेटमेंट में वो मेंशन नहीं है बिकॉज अब तक वो क्लियरेंस में नहीं आया, उसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट। तो रिसिप्ट्स के केस में व्हेन योर चेक इज नॉट क्लियर्ड येट, इट्स कॉल्ड आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स या अनक्लियर्ड चेक्स भी कहते हैं। और जब पेमेंट की बात होगी, दैट इज अनप्रेजेंटेड चेक्स। इज दिस क्लियर? मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगी कि आप इसको कैसे रिकंसाइल करते हैं। ओके, अब हमें जब भी हमारे पास कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा, सबसे पहले हम एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस या करेक्टेड कैश बुक बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। मतलब अगर आपको लगता है कि कैश बुक में एरर हुआ है, मेंशन होगा क्वेश्चन में कि इस पर्टिकुलर
अकाउंट में एरर हुआ है, जैसे बताया हुआ होगा कि कैश बुक इज अंडर स्टेटेड बाय 100, तो अंडर स्टेटेड का मतलब क्या है कि हम 100 ऐड कर देंगे, और अगर ओवर स्टेटमेंट होगी तो हम माइनस कर देंगे। तो ऐड लेस डिपेंड करता है कि आपको सिचुएशन ट्रांजैक्शन क्या गिवन है। आप कैलकुलेट करेंगे करेक्टेड कैश बुक बैलेंस, जिसको आप एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस भी कह सकते हैं। सही है। और फिर इस एडजस्टेड कैश बुक को, अगर मेरा ये फॉर एग्जाम्पल 10,000 आ रहा है, तो मेरे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो बनेगी उसका बैलेंस भी क्या आना चाहिए, 10,000 आना चाहिए। अब वो कैसे आएगा? सबसे पहले बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट गिवन होगी। आपने बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट लिखा, ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पैसे हमें रिसीव हुए हैं, तो जब पैसे रिसीव होंगे दैट शुड बी एडेड इन योर बैंक बैलेंस। Check paid in and recorded in the cash book but not yet credited by the to the account by the bank। मतलब आपने पैसे रिसीव किए हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, और जब आप पेमेंट करेंगे तो वो हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये बैलेंस और ये बैलेंस सेम होना चाहिए। सबको ये कहानी समझ आ गई है? मिस ये पूरा पैटर्न है इसका, बैंक रिकन्सिलिएशन का और इसका कैश बुक का। जी एग्जैक्टली ये पूरा पैटर्न है। लेकिन आपने ये वाला जो है ना बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये पैटर्न आपको याद रखना है। दोनों ही वैसे आपको याद रखने हैं कि आपने कैश बुक बैलेंस में अंडर स्टेटमेंट है तो अमाउंट ऐड होगी, मतलब आप पैसे रिसीव करें, पेमेंट्स है तो लेस होगी, करेक्टेड कैश बुक बैलेंस आ जाएगा। और मैंने आपको बता दिए वो आइटम्स जो हमेशा कैश बुक में, जो कैश बुक में अपेयर नहीं होते बट बैंक स्टेटमेंट में होते हैं। बट ये जो अनप्रेजेंटेड और अनक्लियर चेक हैं ये हमेशा बैंक रिकन्सिलिएशन में शो होंगे। सही है, क्योंकि ये बैंक की तरफ से जो है वो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से बैंक बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है, तो हमेशा ये यहाँ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होंगे। ओके मिस। अब मैं आपको ये क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एट 30 September 2017 डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज 805। कैश बुक का बैलेंस कितना है? 805। और बैंक का बैलेंस कितना है? 1112.30। दोनों बैलेंसेस आप लिख देंगे, ठीक है। अब ये बैलेंसेस सेम नहीं है, दैट मीन्स देयर इज सम एरर जो आपने करेक्ट करना है, या डिफरेंस जो आ रहा है वो उसको आपने आइडेंटिफाई करके करेक्ट करना है। कैश बुक हैड बीन अंडरकास्ट बाय 90 ऑन द डेबिट साइड। दोबारा बताइएगा, ये एग्जाम्पल बैंक ऑर्गेनाइज, ये वाला रिकंसलेशन, अच्छा। रिकंसिलिएशन। देखें कैश बुक का बैलेंस गिवन है आपको, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। हमने यहाँ लिख दिया बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना है? 805, राइट। और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट गिवन है 1112.30। ये दोनों सेम नहीं है, ये हम मैच करेंगे, मतलब हमें इनको सेम बनाना है, सिंपली इनको रिकंसाइल करना है। तो आपने 805 लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक सबसे पहले, और आपने लिखा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट जो गिवन है 1112.30। ओके। ऑन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द सम, ये तीन चीजें हमने फाइंड आउट करी है। कैश बुक हैड बीन अंडरकास्ट बाय 19। अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है? आपने ऐड बैक करना है, तो आप 90 से इसको ऐड कर देंगे। ओवरकास्ट का मतलब ये होता है ना, हमने ज्यादा से रिकॉर्ड किया हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अंडरकास्ट मीन्स यू नीड टू ऐड इट। तो आप 805 में जब 90 ऐड करेंगे आपके पास करेक्टेड बैलेंस कितना आ जाएगा? 895। ठीक है। अब हम ये दोनों मैंने आपको बताया हमेशा करेक्ट होंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। चेक्स पेड इन, चेक्स पेड इन का मतलब क्या है? हमें पैसे रिसीव हुए, ठीक है, एंड नॉट येट क्रेडिटेड बाय द चेक बैंक। क्रेडिटेड, नॉट येट क्रेडिटेड का मतलब ये अनक्रेडिटेड चेक्स की बात हो रही है या अनक्लियर्ड चेक्स की बात हो रही है। हमें पैसे रिसीव हुए, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किए, तो सिंपली हम बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में इसको ऐड कर देंगे। फिर थर्ड क्या है? चेक्स ड्रॉन नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक।
ये वो पैसे हैं जो कंपनी ने पे किए हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुए। तो हम यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। मेरे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक 895.15। ये दोनों बैलेंस आप देखें सेम आकर। एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? No, miss. Okay, Rabil, Abdurrahman, it's clear. Usman? टीचर ये 11 11 12 जो है हम्म ये वाला थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रही है, इसमें ये क्लियर करें। ये जो है आपको गिवन है ना, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ये बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस है वो गिवन है कि बैंक स्टेटमेंट में इतना बैलेंस था और जी ठीक कैश है। और कैश बुक में इतना बैलेंस है हमारी। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको सेम करेंगे, मैच करेंगे। क्लियर इसका है? आंसर जो है 95 होगा। हाँ, 895 होगा इसका आंसर। ठीक है, ओके टीचर। चलिए, लेट्स प्रोसीड। अच्छा, एक और चीज कि अगर बैलेंस आपका ओवरड्रॉन लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि बैंक ओपनिंग बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट इज बैलेंस ओवरड्रॉन, तो आपने हमेशा इसको नेगेटिव शो करना है। ठीक है? नेगेटिव कैसे शो करेंगे, मतलब सिंपली आप इसको माइनस में लिख देंगे क्योंकि आपके अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स नहीं है, इसलिए आपका बैलेंस ओवरड्रॉन होता है। इनसफिशिएंट फंड्स जब भी होंगे अकाउंट में तो हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा, ओवरड्रॉन या नेगेटिव बैलेंस होगा। मैं क्वेश्चंस में बताऊंगी ये किस तरह होगा, आप इसको किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, बट लिखा हुआ होगा ओवरड्रॉन तो आपने हमेशा याद रखना है इट्स ना नेगेटिव वैल्यू देन। This type of questions are not asked, so no need to waste time on such questions. ठीक है? अब हमारे पास frequency of bank reconciliation. When and how often a company's bank reconciliation is performed depend on several factors. Frequency and volume of transactions. The more transactions there are, then the greater the likelihood of error. जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस होगी उतना ज्यादा हमारे पास एरर के चांसेस होंगे, तो हमें बैंक रिकंसिलिएशन करना लाजमी हो जाता है कि हम बहुत टाइम के बाद बैंक रिकंसिलिएशन नहीं करें, मोर फ्रिक्वेंटली बैंक रिकंसिलिएशन करें। सेकेंडली, कंट्रोल होना आपका बहुत ज़रूरी है। अगर आपके कैश पे आपका कंट्रोल नहीं है या बिजनेस में किसी भी हर ऑर्गेनाइजेशन में बात करूं तो कंट्रोल नहीं है, तो देयर आर चांसेस कि फ्रॉड हो सकता है। फिर कैश फ्लो पे आपका एक क्लोज वॉच होना चाहिए मैनेजर्स का कि किस तरह हमारा कैश यूटिलाइज हो रहा है बिजनेस में, कहाँ कहाँ हम कैश यूज कर रहे हैं, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो कितना है। और हमारे बैंक अकाउंट्स भी, अगर सेवरल बैंक अकाउंट्स हैं हमारे बिजनेस में, तो वो उसको हमें मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है? नाउ चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रही हूँ, लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रिपेयर द मंथली बैंक स्टेटमेंट as at 30th November 2016 for your company Mentor Trading Limited. Company's bank statement shows a credit balance of 1698.50 and the cash book and overdrawn balance of 460. Overdrawn का मतलब ही क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ आपको सिंपली टी अकाउंट बना के दिया हुआ है। कैश बुक का बैलेंस किस साइड पे होना चाहिए, डेबिट पे, बट हमारा कहाँ आएगा, क्रेडिट पे, क्योंकि ये ओवरड्रॉन बैलेंस है, ये नेगेटिव बैलेंस है। हमने यहाँ लिख दिया 460.5। ये बात समझ आई कि मैंने यहाँ क्रेडिट पे क्यों रिकॉर्ड हुआ हुआ यहाँ पर, क्योंकि ये ओवरड्रॉन बैलेंस है, ये नेगेटिव बैलेंस है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? यस मैम। ठीक है? टीचर दोबारा बताइएगा। ओवरड्रॉन बैलेंस का मतलब है इट्स अ नेगेटिव बैलेंस, सो वी आर गोइंग टू शो इट ऑन द क्रेडिट साइड।
ठीक है, नेगेटिव बैलेंस है तो क्रेडिट पे शो होगा, वरना कैश हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। ऐसा ही है, कैश डेबिट होता है ना हमेशा, कैश बुक का बैलेंस। ओवरड्रॉन का मतलब है कि हम इसको क्रेडिट पे रिकॉर्ड करेंगे, वरना हमारे अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। ये बात क्लियर हो गई बहाज? यस मिस। Okay. Check issued amounted to 1600 have not yet appeared on the bank statement. बैंक स्टेटमेंट का एरर है, कहाँ करेक्ट होगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। चेक रिसीव्ड वाज पोस्टेड इन द चेक बुक एज 1609 190। अब यहाँ पर हमने क्या किया, चेक रिसीव किया है, अब अमाउंट हमने रॉन्ग रिकॉर्ड कर दिया। 1906 और 1609 में क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस कैलकुलेट करके मुझे बताइए प्लीज। मिस 297। 297, ठीक है। अमाउंट कितनी, हमें चेक रिसीव हुआ तो हमें डेबिट करना चाहिए, राइट? कितनी यस अमाउंट मिस। डेबिट करनी थी, 1906, हमने करी 1609, तो हमने 297 डेबिट कर दिया। ओके, नाउ बैंक चार्जेस ऑफ 25 आर इनकरेक्टली रिकॉर्डेड इन द रॉन्ग साइड ऑफ द कैश बुक। बैंक चार्जेस क्रेडिट होने चाहिए थे कैश बुक में, हमने डेबिट पे रिकॉर्ड करे, तो हम क्या करेंगे, डबल अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे। ये सब आपको मैं एरर्स वाले टॉपिक में पढ़ा चुकी हूँ, आई होप सो यू गाइस रिमेम्बर इट। फिर भी किसी को कोई मसला है तो प्लीज डू आस्क मी। मिस ये ऐड होगा या वो होगा, कैंसिल आउट होगा? ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, हमने 25 जो है वो डेबिट पे रिकॉर्ड कर दिया, तो हम उसको डबल अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे, मतलब 50 से क्रेडिट करेंगे। ओके मिस। अ चेक फॉर 120.60 was paid in but not yet credited on the बैंक स्टेटमेंट। चेक पेड इन भी हमारा बैंक रिकंसिलिएशन में करेक्ट होगा एरर। देन okay, yeah. An intercompany bank transfer in favor of Mentor Trading for 460 was made direct to the bank but not recorded in the cash book. एक इंटरकंपनी बैंक ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, कितना, 456.80। अच्छा एक सेकेंड, हाँ, इंटर ग्रुप ट्रांसफर हुआ है, हमने बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करा है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। दैट मीन्स हम अपने क्या करेंगे, कैश बुक में डेबिट कर देंगे। पैसे रिसीव हुए ना हमें, तो हम अपने पास डेबिट कर देंगे। अब ये मेरे पास बैलेंस आ गया 218.70। ये बैलेंस और ये बैलेंस सेम होना चाहिए। सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना है, 1698, ठीक है, 1698 मैंने लिखा। फिर यहाँ दिया हुआ है कि हमने चेक इशू किया है अमाउंटेड टू 1600, हमने पेमेंट की है, राइट? हमने चेक इशू मतलब हमने पेमेंट करी 1600 की। हम अपने बैंक बैलेंस में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो पेमेंट हमने रिसीव की है वो हम ऐड बैक कर लेंगे। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। सबको क्लियर है? ओके, मिस वो जो आपने 3 स्टेटमेंट बताई थी, वो बस वो सिर्फ बैंक में इंडिविजुअली रिकॉर्ड होंगी, और बाकी कैश बुक और बैंक दोनों में रिकॉर्ड होंगी, बाकी जो डिप्स उसके अलावा जो है। नहीं नहीं, देखिए आपको मेंशन किया हुआ होगा ना, जैसे इसमें मेंशन हुआ हुआ है कि ये कैश बुक में पोस्ट नहीं हुआ, तो आप कैश बुक में इसको पोस्ट करेंगे। बाकी ये जो अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड चेक्स हैं ये हमेशा जो है वहां पर रिकॉर्ड होंगे हमारे पास, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होंगे हमेशा।
क्योंकि ये बैंक की तरफ से एरर हुआ है ना, क्लियरेंस की वजह से हमारे पास ये एरर आ रहा है, अनप्रेजेंटेड चेक और अनक्लियर चेक्स का। ओके। ठीक है नाउ, फिर हमारे पास कंप्यूटर कंट्रोल्स ओवर कैश। कंप्यूटर के थ्रू अगर हम एडिशंस कर रहे होंगे तो हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो इजीली प्रोग्रामिंग होगी, हमारे पास एरर्स के चांसेस कम होंगे। अगर कंप्यूटर में ही डायरेक्टली हम लेजर्स अपडेट करेंगे दिस विल सेव आवर टाइम। ठीक है, हम अपने पास कंप्यूटर में भी मैम मेरे रिकॉर्ड, पास आवाज बहुत ड्रॉप हो रही है। बाकी सबको मेरी आवाज सही आ रही है? यस मिस। Yes, ma'am. ओके उस्मान, प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। ओके कंबाइंड मैम। कंबाइंड कंप्यूटर एंड मैनुअल कैश बुक। ठीक है, हम चाहें तो हम कंप्यूटर सिस्टम में भी कैश बुक मेंटेन कर सकते हैं, वरना हम अपने पास मैनुअल कैश बुक भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ दिस वाज द ओनली थिंग इन दिस चैप्टर। ठीक है, सेक्शन भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर डूइंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम द किट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर मिस सेक्शन बी के क्वेश्चंस करवा रही हैं आप? जी जी। चलें सबसे पहले स्टार्ट करें। 2.41 सब अपने अपना सॉल्व करें और मुझे चैट बॉक्स में अपने आंसर्स भेजें। ठीक है, जो भी आपको लगता है ऑप्शन होना चाहिए। ओके okay, please send me your answers in the chat box everyone. Hurry up. Okay, see the answer should be paying in slip. Why? Because when we are going to submit the or hand over the cash into the bank account, like we are giving cash and लेटर deposit.
We are giving cash and depositing it into the bank account, that is known as paying in slip. Standing order is a form that we fill when we have to transfer the fixed payments on monthly basis. Okay, so these three things are not given when we are handing over the cash to and depositing the cash into the bank account. It's paying in slip. It should be C. Okay, ओके टीचर मिस आंसर क्या है इसका? C is the right option. Paying in और slip. बी 2.40 का Wait, we are doing 2.40. Just a second. Before 2.40, I want you guys to do 2.38, please. 2.38 and 2.37. You will try it, then I'll explain. First do 2.38 only. मिस इसकी कैश बुक बनेगी खाली या फिर इसके बैंक स्टेटमेंट भी बनेगी? See, you have to make the bank reconciliation statement. The cash book balance is given, you will do reverse calculation. See the format and then put the values in that format. ओके टीचर ये 2.37 का आंसर मे बी बी द राइट आंसर. Okay, Vahaj, I'm discussing it. Okay, first let me do. Okay, I'm doing these two questions for you guys. Okay, so that you have a clear concept. The cash book of XYZ showed a balance in hand टीचर of. बी द राइट आंसर. Okay, see, Vahaj, it's C. Okay, I'm explaining it. Wait, first let's start from 2.38. You know, first we write balance as per bank टीचर आई statement. गेट दैट. Okay, balance as per bank statement is 1100, right? Now they are saying checks paid in but not yet credited. Checks paid in means we are making the payment. Sorry, yeah, we are receiving the payment. Checks paid in means we are receiving the payment. So it should be added. Add uncredited checks. Okay. Then you will add 250. Now we need to find unpresented check. Unpresented checks means we are making the payment. So you will subtract unpresented check. But in this case, they haven't given you this unpresented. So you'll assume that as X. Okay. And then in the end, you get balance as per cash book. Okay. So balance as per cash book is given to you, that's 900. Now
you are going to do reverse calculation. How? See, if you do 1100 plus 250, what you'll get? 1350. 1350. Now you know this is like this, 1350 minus x equals, yeah, let's do it this way. Is amount of x 1350 minus 900. You'll get the difference. If you do 1350 minus 900, that will give you 450. 450. So 450 is the right option. Okay. Question can come in any way. They can either give you direct calculation or they can either give you some reverse calculation as well. So you need to use your mind at how you have to go through the question and solve it. Okay? Any Okay. confusion? Abdur Rahman, Rabe, any confusion in this? Tuba? No, ma'am. Okay. Then I'll proceed. I'm proceeding further. XYZ has a bank statement showing an overdrawn balance of 300. I told you overdrawn balance means that's a negative balance. Balance as per bank statement 300. Okay. The cash book shows a balance in cash in hand 25. That's the balance as per cash book that we'll get at the end. First, it's given interest charge of 30, which had not been included in the cash book. So there were no interest. How much was the total undeposited receipts? So what you will do, simply you will add back the interest charge. You will add back interest charged. That's 30. Okay. And then you will get negative 270. Balance as per cash book is given 25. You need to find the undeposited or uncredited checks. So is amount of 295. Yeah, it should be 295. C is the right option. Okay. मिस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें इस क्वेश्चन को प्लीज. C. XYZ, a bank statement showing an overdrawn balance of 300. Okay. We know overdrawn balance means it should be a negative balance, right? Yes, miss. Yes, Now miss. we have removed the effect of the transaction, that is interest charged. Okay. Because over here we have been given the balance as per cash book 25. We have not taken the effect. That means we are going to add back the interest charged. This was a negative balance. We are going to add back the interest charge. That means the negative balance will be 270. Okay. Okay. Balance as per cash book is given 25. You just did 270 plus 25. That will give you 295. Okay, miss. Now 2.39, please. This is easy. Which of the following will not appear in the bank reconciliation statement? Unpresented check will appear. Yes. Uncredited Yes, miss. deposited receipts will also appear. Journal entries won't appear. C is the right option. No. 2.36 and 2.35. Quickly do it. टीचर थोड़ा नीचे कर दें. 2.36 और 35. 2.35. Okay. I want every one of you to solve it, please.
यस टीचर, 5 को छोड़ के तो बाकी सारे ऑप्शन आ रहे हैं इसमें, तो आई थिंक ये इज द राइट ऑप्शन। Okay. 2.35 is which of the items would be revealed when a bank reconciliation is performed? So when a bank reconciliation is performed, we can see unpresented check, right? We can see standing order, we can see direct debit, and we can see interest and charges as well. We cannot find out the missing checks. If any check is stolen, you cannot identify it. Other than that, you can get to know all these all these five, four or five items. So टीचर it's इसमें मिसिंग इंक्लूडेड नहीं होते। missing checks are not included when I prepare the bank reconciliation statement. So if you have not recorded, the check, like it's misplaced, so ना वो बैंक स्टेटमेंट में होगा और ना वो कैश बुक में होगा। ठीक है, तो missing ओके, checks गॉट are इट। not. B is the right option. 2.36. Which of the following correctly defines a bank statement? A statement produced to agree the balance at bank with the bank cash book balance for a business. No, it's not necessary कि हमेशा जो बैंक स्टेटमेंट हमें मिलती है वो बैलेंसेस सेम हो। बैंक स्टेटमेंट रिसीव होने के बाद रिकंसिलिएशन करते हैं। So basically B is the right option, that's sent to the customer, in which we are going to show the account balances, payment and receipts. Okay. Okay, miss. Okay, got it. यहाँ तक किसी को कोई इशू है? अब जो बाकी सारे क्वेश्चंस है दैट्स अबाउट थ्योरी, और इसमें वही सारी चीजें हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पैटी कैश वाउचर और बैंक सिस्टम से रिलेटेड, व्हाट स्टैंडिंग ऑर्डर, व्हाट्स डायरेक्ट डेबिट. Now I want you guys to do the practice of it and start preparing for section B as well, okay, for the test. Section B and D, because section B and D will be सर दोनों का एक साथ लेंगे टेस्ट, बी और सी का। B and D. कि अगर हम देखे जाए तो बी हमारा थोड़ा सा लेंदी है, बी पार्ट जो है, तो दोनों का साथ लेंगे, बी और सी का। B and D, B and D. बी एंड डी, ओके ओके। सेक्शन बी एंड डी का साथ लूंगी, बाकी उसके अलावा जो है सेक्शन सी का फिर भी मैं आपको कंफर्म कर दूंगी कि मैं किसका सेक्शन बी का आई गेस साथ है, सेक्शन बी सेक्शन सी और डी का साथ है। डी जो है ना हमारे पास, वो ना दोबारा क्लियर करवा दिएगा एक बार, चैप्टर 17। चैप्टर 17, ओके ठीक है। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, वरना आप लोग अपनी तैयारी शुरू करें और डोंट वेस्ट योर टाइम नाउ, because if you are going to waste your time then it's your loss. If you are giving MA1 as well, make sure that you are giving enough time to FA1 as well, okay? And if you guys have not given, any of you have not given me the test of section A as well, so please make sure you give it to me by today or tomorrow. Okay, then see you guys in the next class. Allah Hafiz, take care.